Hello, namaste, and welcome to the Social Samaj podcast show. Today, we're having somebody very incredible, somebody very close to my heart on this show. Somebody जो गांधी धाम के लिए बहुत important है, and somebody who stayed with Gandhi Dham for the last few years, helped us grow, helped us be who we are, and somebody who's just as loving as can be. Somebody very, very, very close to me. Somebody that you probably expected very soon, very early, but we're having her now. मालतीबेन महेश्वरी, हमारी अपनी धारा सभ्य, our very own MLA, Malti-ben Maheshwari. Come join me. Hello and welcome to the Social Samaj podcast, Malti Didi. It's been a very long time we have waited for this podcast. तो finally हम आपको मिल रहे हैं, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है. थैंक यू रुचिरा. वी हैव बीन वेटिंग, मतलब आई थिंक 2-3 बार से कोशिश कर रहे हैं, बट आप इतने बिजी शेड्यूल से चल रहे हैं, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप हैं यहाँ पे हमारे साथ. तो फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट, एंड सेकंड इज I would love to tell everybody that she is my sister-in-law as well, and I'm very lucky to have such an important person in my family because ये जैसे बाहर दिखते हैं ये घर में भी वैसे ही हैं. She's a sweetheart. And starting the podcast with who is Malti Maheshwari? मालती महेश्वरी नॉर्मली जैसे आप हो, जैसे सारी लड़कियां हैं अपने ही बचपन से एक लड़की जब पढ़ती है, लिखती है और कुछ बनने के लिए एक सपना देखती है, तो मालती महेश्वरी भी कुछ ऐसी है, एक नॉर्मल सी वही लड़की जो एमएलए बनने से पहले भी वही थी और आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मली वही रहूँ. एंड आपकी अब तक की जर्नी कैसी थी लाइफ की? मतलब आपका बचपन, फिर आप कॉलेज गए, आप फिर यू हैव जॉइंड पॉलिटिक्स एज अ करियर. इसके पहले भी आप बिजनेस करते थे, यू वर अ वर्किंग वुमन बिफोर यू जॉइंड पॉलिटिक्स एज वेल. आपकी जर्नी कैसी थी? जी, एक्चुअली बचपन में तो वही नॉर्मल सब पढ़ाई लिखाई, मम्मी पापा का प्यार, उनकी ओर से कुछ कर दिखाने के लिए जो प्रोत्साहन मिलता है. मेरे पापा ऐसे हैं कि पढ़ो, पढ़कर कुछ बन के दिखाओ. बचपन से उनका जज्बा यही रहा है. उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और वही स्ट्रगल देख के उन्होंने हमें भी, हम बच्चों को भी स्ट्रगल करने के लिए हमेशा से एनकरेज करते रहे. आज हम सभी बच्चे उनकी प्रेरणा से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर, एक नॉर्मल से कुछ बेटर कैसे कर पाए उस दिशा में काम करने का हम कोशिश करते रहते हैं. मैं एमएलए बताऊँ, पॉलिटिक्स में आने से पहले मेरी स्टडी चालू थी. मैं आपको एक मिरेकल जैसी मेरी लाइफ है. मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2013 में मैं बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में एज अ सीनियर मैनेजर मैं जॉब कर रही थी. अच्छा खासा मेरा इनकम भी था क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट पे होता है, तो मैं ज़्यादा वर्क करती थी, ज़्यादा मुझे इनकम भी मिलती थी, तो मैं अपनी लाइफ में खुश थी. एक ये था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बेटर करूँगी. क्या करूँगी? क्योंकि पहले से ही, बचपन से ही मुझे एक परफेक्ट वुमन बनने का, बिजनेस वुमन बनने का एक शौक रहा है. उसमें मैंने पीजीडी एचआरएम भी किया है. तो एक वही थॉट था कि आगे जाके कुछ बिजनेस में कुछ बड़ा करेंगे. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी. मैं आपको बताऊँ, मेरा वो नेचर ही नहीं था. मैं बहुत ही, मतलब एक ऐसी लड़की थी कि कम बोलती थी, कम बाहर निकलती थी. आप मेरे बैकग्राउंड में मेरे फ्रेंड्स से मिले या मेरे मम्मी पापा से मिले, आपको वो बात देखने को मिलेगी कि बहुत ही कम बोलना, घर से बाहर कम निकलना. और पूरी मैं बताऊंगी 2015 में मेरी लाइफ का यू टर्न हुआ है. 2015 में एज अ काउंसिलर मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और मेरे पापा ने जो पार्टी में इतने साल काम किए, उनके आशीर्वाद से मुझे 2015 में काउंसिलर का टिकट मिला. बहुत अच्छे से मैं जीत गई और उस विस्तार की सेवा करने की कोशिश की. ऐसे ही 2017 में रुचिरा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ सकती हूँ, मैं एमएलए बन सकती हूँ. और जब 17 में पार्टी ने मुझे एक मौका दिया, मैं सच बताऊँ अपनी, कि सब परिवार खुश, सब लोग खुश, माहौल खुश, सब लोग मुझे
बधाइयाँ दे रहे थे, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन कहीं न कहीं मन के एक कोने में ये एक था कि मैंने कभी माइक भी हाथ में नहीं पकड़ा है। मैंने कभी मतलब इतना सोशल थोड़ा बहुत पापा को देखते थे, करते थे वो अलग था। लेकिन इतना सोशली मैं कभी नहीं हुई, तो मैं कैसे करूँगी? लेकिन थैंकफुल हूँ मैं उन सब के लिए, माय फैमिली, पार्टी के कार्यकर्ता, वो सारे लोग जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना एनकरेज किया, और मैं अपना काम मैं मानती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाई। इसीलिए पार्टी ने मुझे 2022 में दोबारा भी मुझे मौका दिया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड ये जो आपकी जर्नी है इतने सालों की, तो आपको कैसा लगता है, हाउ हैज़ योर ग्राफ बिन? अप एंड डाउन तो बहुत ही होंगे, तो हाउ डिड यू चेंज योर पर्सपेक्टिव? आप नए फेस थे सबके लिए, मतलब फॉर एवरीबडी टू रिकग्नाइज अ न्यू फेस इन पब्लिक, तो वहाँ से आपने कहाँ कैसे जर्नी चालू की? हाउ डिड पीपल एक्सेप्ट यू? फिर वहाँ से ग्रोथ ना, अब तो सब जानते हैं तो अलग ही बात है, पर तब जब आप नए थे तो क्या फीलिंग थी आपके? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी। स्टार्टिंग में जब टिकट मिला, चुनाव नहीं हो रहे थे, अभी हम प्रचार मोड में थे, तो कभी-कभी देख के भी वो लगता था। तो उस टाइम में क्या था कि शादी का माहौल था, बहुत सारी जगह टिकट मिला था, तो सब जगह से इनविटेशन मिल रहा था, सब जगह जाना होता था। तो तब मैं एकदम दुबली-पतली सी, मतलब छोटी-सी लड़की ऐसे, तो वो सामने से लोगों के चेहरे पे वो क्वेश्चन दिखता था कि ये छोटी सी लड़की आके क्या करेगी। वो दिखता था लोगों के चेहरे पे। मैं भी मतलब सहमी हुई सी, क्योंकि बिल्कुल नया था मेरे लिए। हाँ, सपोर्ट था, करना था, कर भी रहे थे, वो सब था। लेकिन एक चीज ये था कि कैसे करूँगी? तो लेकिन वो लोगों के चेहरों के जो क्वेश्चन थे, उनको देख के उसी टाइम मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये सपना पापा का है, वो तो पूरा करना है। एज अ डॉटर मुझे अपने पे गर्व है कि मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया। लेकिन जब अब एज अ पॉलिटिक्स मालती महेश्वरी एमएलए बन रही है, तो मालती महेश्वरी भी को भी लोग पहचाने, क्योंकि पापा को तो लोग पहचान ही रहे थे। लेकिन तब से मेरा एक ये हो गया कि अब से लोग मालती महेश्वरी को भी पहचाने कि मालती महेश्वरी क्या है। तो उस दिशा में मैंने काम करने का प्रयास किया, और उस प्रयास में सबका साथ जुड़ता गया, और सबका वो कहते हैं ना, एक स्नेह मिलता गया, और उनके स्नेह से मेरी काम करने की जो ऊर्जा है वो दिन पर दिन बढ़ती गई, और मैं अपना काम करती गई। वेरी नाइस। और इसमें अब थोड़ा सा विल कीप अ फन क्विज, या जो हम क्विक क्विज कॉन्टेस्ट जैसे जो भी बोल सकते हैं, इज विल डू अ क्विक चर्चा कि आपकी पर्सनल लाइफ में वो क्या क्या अच्छा लगता है, ठीक है? क्विकली विदाउट थिंकिंग 1 मिनट में जवाब देना है, ठीक है? वॉट एवर कम्स फर्स्ट, चाय की कॉफी? एक्चुअली दोनों में से कुछ भी नहीं। मैं नहीं पीती हूँ। ओके, सो ग्रीन टी वगैरह व्हाट डू यू लाइक मोर? कुछ भी नहीं, मैं एक्चुअली चाय, कॉफी, दूध, ग्रीन टी, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट कुछ भी नहीं खाती। अरे बाप रे! तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट। Yes. व्हाट डू यू लाइक टू वेयर, कुर्ता या साड़ी? साड़ी। ऑलवेज? मतलब लाइक ज्यादा साड़ी को करती हूँ, लेकिन दोनों रहता है ऐसा। ओके, फिर गांधीनगर या गांधीधाम? दोनों एक गांधी के नाम से जुड़े हैं, तो दोनों। नो 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 चीटिंग, Yes. एक एक कोई भी, गांधीनगर या गांधीधाम? एक्चुअली क्या है, गांधीधाम एक ऐसा शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है, जहाँ सभी लोग, मैं कहते हैं मिनी इंडिया है। सारे स्टेट के लोग यहाँ पे रहते हैं, और इसकी वजह से लोगों में एक दूसरे की ओर प्रेम भावना बहुत ज्यादा है। तो गांधीधाम एक ऐसा गांधीधाम है जिनको और बेटर बनाने के लिए, उसको ज्यादा डेवलप करने के लिए मुझे गांधीनगर की जरूरत तो पड़ती ही है। तो डेफिनेटली दोनों। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको वो टाइम अच्छा लगता है जो आप गांधीनगर में गांधीधाम में स्पेंड करते हैं एज एन एमएलए, या वो टाइम जो आप असेंबली में स्पेंड करते हैं एज एन एमएलए? एक्चुअली दोनों ही, क्योंकि जब गांधीधाम में रहती हूँ, लोगों के बीच रहती हूँ, कुछ ना कुछ फंक्शन, या तो पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं, या तो सोशल होते हैं, या तो हमारे गवर्नमेंट के काम रहते हैं, कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो उनकी वजह से लोगों के बीच रहना होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रहने से क्या होता है कि गांधीधाम में और क्या जरूरियात है, मतलब
मुझे और क्या करना चाहिए बेटर, वो मुझे लोगों से ही फीडबैक मिलता है। वो तब मिलता है जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, करेक्ट। तो वो फीडबैक मिलता है, मैं लोगों से पूछती रहती हूँ, उनके मतलब सजेशन होते हैं तो मैं डेफिनेटली उनको पूछती हूँ। कई चीज़ों को मैंने एडमिट भी किया है, मैं उसको प्रोसेस करने का भी मैं प्रयास करती हूँ। और वो सब चीज़ें देखने के बाद गांधीनगर असेंबली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप एज अ एमएलए कैसे अपने विस्तार में काम कर पाओगे, जितना आप वहाँ से सीखोगे, जितना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, ये उसकी एक एक योजना जब तक आपको नहीं पता होगी, आप लोगों को नहीं उनका लाभ नहीं दिला पाओगे, आप लोगों को नहीं समझा पाओगे। तो वो जरूरी है पहले आपको खुद को समझना। अगर मुझे किसी को कोई गवर्नमेंट योजना का लाभ दिलाना है, जब तक मुझे नहीं पता मैं नहीं दिला पाऊंगी। तो वो जरूरी है कि असेंबली में बैठना, पूरा टाइम बैठना। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी असेंबली सेशन रहते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम असेंबली में ही रहती हूँ, जिससे ज्यादा सीखने को मिले, ज्यादा समझने को मिले, और वो सब सीख करके वो अपने ग्राउंड में, अपने विस्तार में, अपने लोगों के लिए उनको मैं उनको सर्व कर पाऊँ, ये सारी चीजें। करेक्ट। एंड आपको क्या लगता है, मतलब इफ यू एंजॉय जस्ट वेरी सिंपल, समर्स और विंटर्स? विंटर्स ऑलवेज। तो विंटर्स में यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन कच्छ, गुजरात, और ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड गुजरात? नहीं, जब भी मौका मिलता है डेफिनेटली, जगह कहीं भी हो, खूबसूरत कोई भी हो, मैं कोशिश करती हूँ जब भी टाइम मिले तो मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। अच्छा, तो आप अपने बेटे के लिए क्या बनाना ज्यादा पसंद करती हैं? मोर लाइक वेस्टर्न खाना या इंडियन खाना? एक्चुअली वेस्टर्न खाना, उसको मेरे हाथ का व्हाइट सॉस पास्ता, मेरे हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। जब भी वो देखता है कि आज मम्मा जल्दी फ्री होके घर आई है, तो वो मेरे सामने ऐसे प्यार से देखता है, मैं समझ जाती हूँ कि आज इसको मेरे हाथ का खाना है। तो जो भी वो बोलता है मैं बना देती हूँ, और उसको मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जो वो मेरे हाथ का बना खाना खाता है। यू लाइक कुकिंग मोर और ड्राइविंग मोर? दोनों। मुझे कुकिंग करना भी बहुत पसंद है। मैं जब भी टाइम मिलता है, जब भी, तो मैं कुकिंग करती हूँ। बी फ्रैंक कि मुझे मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है। और ड्राइविंग एक ऐसी चीज है, मैं जब 16 साल की हुई, इसके बाद से ही मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया। मैंने ड्राइविंग सीखने का मैंने तब से शुरुआत की। और जब मेरे हाथ में 18 साल की हुई, लाइसेंस आ गया, तब से मेरे पास कार है, और तब से मैं कार चला। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कॉलेज में भी बाइक कार जाती थी। तो वही कि कार पहले से ही पसंद है, ड्राइविंग करना। आप भी कभी कोशिश कीजिए, जब आप स्ट्रेस में हो और आप ड्राइव करते हो, तो डेफिनेटली जो जिस चीज के लिए वो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए आप उस चीज से बाहर निकल जाते हो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाई या भाभी? ये आप चीटिंग कर रहे हो। एक्चुअली दोनों। जिगरा। जिग्नेश फॉर जी और रा फॉर रुचिरा। थैंक यू। और रियल में आप दोनों ही हमारे जिगरा हो, क्योंकि जब भी हम पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ, चारों बहनें, आपको तो पता ही है कि जब भी ऐसा होता है कि मूड आउट है या कुछ एंजॉय करने का मन होता है कि आज कुछ अच्छा करना है, कुछ एंजॉय करना है, तो पहला नाम माइंड में रुचि रहता है। थैंक यू। गोइंग बैक टू लिटिल मोर अबाउट आपका करियर वगैरह, तो आपने जब पीजीडी एचआरएम किया, इट मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड रियल टाइम इन रियल लाइफ आप ह्यूमन रिसोर्स ही मैनेज कर रहे हो, आप पूरे गांधीधाम के लोगों को मैनेज कर रहे हो। तो क्या आपका जो पढ़ा हुआ है वो कहीं रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट हुआ? आप आज के स्टूडेंट्स को क्या बता सकते हो अबाउट स्टडिंग? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ते हो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में वो आपको हेल्पफुल ही होता है। मैंने जब पीजीडी एचआरएम किया, तब मेरा पर्पस था कि मैं आगे जाके बिजनेस में कुछ करूंगी। लेकिन जब पॉलिटिक्स में आई तो मुझे वो सारी चीजें जो
पीजीडीएचआरएम मुझे सिखाएगी कि कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कैसे लोगों को अपनी बात से कन्विंस करना है, correct. कैसे अपनी बात लोगों को सिंपल वे में समझानी है कि उनको ये बात आप जो बोल रहे हो, क्योंकि बात बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और हमारे केस में पॉलिटिक्स में कई लोग आते हैं, हमसे छोटे छोटे Correct. काम होते हैं, किसी को पर्सनल काम है, किसी को सोशल काम है, किसी को अपने समाज के लिए कोई काम है। 100% आप काम नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। आप चाहते हो कि आप ये करो, लेकिन 100% काम आप नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। Correct. तो जो काम आप कर सकते हो उसको आप कैसे बता रहे हो, और जो काम आप नहीं कर सकते Correct. उसको आप किस तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करते हो, क्या रीजन है, क्यों नहीं कर सकते हो, वो बताना मैं मानती हूँ ज्यादा जरूरी है। और वो सारी चीजें मुझे पीजीडीएचआरएम जब मैंने किया उससे मुझे मिली हुई है, तो मैं लोगों को ज्यादा मैं बता पा रही हूँ। करेक्ट। मतलब आज की जनरेशन के दो साइड्स है, एक वो यूथ है जो बहुत पढ़ाई में विश्वास रखता है आगे बढ़ने के, और एक ये भी साइड है यूथ का जिनको नहीं करना है कि ठीक है यार रील्स बना लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, बट पढ़ाई नहीं करनी है। तो वी हैव बोथ साइड्स एंड बोथ गांधीधाम में प्रेजेंट है। एक जो युवा है जो एकदम कुछ करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, एंड दूसरा जो साइड है वो एकदम मतलब नहीं करना है, क्या ही करेंगे पढ़ के, वो भी एक साइड है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? गांधीधाम का कैसा है कि जैसे आपने बताया कि पहले से ही बिजनेस माइंड लोग ज्यादा हैं, लेकिन मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ अगर आपको बिजनेस भी करना है तो पढ़ाई फिर भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन होगा। आप जो थॉट, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप उसी को ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन लेने, तो मैं इस बात को एग्री नहीं करती हूँ। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो बिजनेस करने के लिए भी एजुकेशन होना जरूरी है। तो डेफिनेटली मैं सभी युवाओं से यही अपील करती हूँ आपके माध्यम से कि आप भले ही बिजनेस करो, बिजनेस इज द बेस्ट थिंग, और बिजनेस करना भी चाहिए, लेकिन अगर एजुकेशन होगा और उनके साथ आप बिजनेस करोगे तो उनका आउटपुट बेटर आएगा। एब्सोल्युटली। मतलब आई थिंक वो आप पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे। माय पर्सपेक्टिव इज कि एटलीस्ट हमारे कच्छ के यहाँ से भी जितने लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एमएलएज हैं, पूरे गुजरात में हैं, देयर इज अ वेरी स्पार्क्ड डिफरेंस बिटवीन जो एजुकेटेड है उनकी भाषा में, उनके बोलने के तरीके में, एंड उनके अप्रोच में। ऑन द कॉन्ट्री तो जो कम एजुकेटेड है या जिनको ये मौका उस टाइम पे नहीं मिल पाया, इन वन वे इफ यू पुट इट, तो दोनों में वो डिफरेंस पॉलिटिक्स में भी दिखता ही है वैसे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप असेंबली में भी जाते हैं। नहीं, डेफिनेटली एजुकेशन जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स में भी भले एजुकेशन कम हो, लेकिन जो अंदर से एक होता है कि अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो वो लोग बेटर तरीके से करते हैं। ये चीज भी मैंने देखी है। उनसे भी भले वो एजुकेटेड नहीं है, Correct. लेकिन वो अपने पे मत विस्तार में लोगों को इतने अच्छे से उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनके काम होते हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। तो उन चीज को देख के भी एज अ, भले मैं एजुकेटेड हूँ लेकिन उनसे भी मुझे भी ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो दोनों पर्पस है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप यहाँ पे मतलब वी कम फ्रॉम, आपने जैसे बोला यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आपकी जो प्रोफेशन बोलिए या जो है, इट इज योर वर्किंग स्पेस इज सच कि आप रोज भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग टाइप के। कभी कोई गुस्से वाला है, कभी कोई खुश है, कभी कोई नॉट सो खुश है। इनफैक्ट आई थिंक 55% पीपल नॉट सो खुश कैटेगरी में से ही आते होंगे, इसलिए आपके पास आते होंगे कि उनको कोई सोल्यूशन चाहिए। तो आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब इफ यू आस्क मी, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि यू आर वन ऑफ द कामेस्ट एंड द, नॉट बिकॉज यू आर रिलेटेड टू मी और सच, बट बिकॉज आपका स्वभाव वैसा है कि गांधीधाम भी आपको एकदम सॉफ्ट एंड एकदम जहाँ आपको दिखाना होता है वेर यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर, बट विथ पीपल यू आर वेरी काइंड, वेरी सॉफ्ट, वेरी हम्बल। तो वो कहाँ से आता है? हाउ डू यू मैनेज योर पीपल? नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप 100% किसी को काम नहीं कर सकते, आपको करना होता है फिर भी नहीं कर सकते, वो मैंने पहले भी बताया। तो उसी में ही सारे लोग हमारे पास आते हैं काम की, उनको एक तो जो हमारे पास आते हैं हम भगवान का आभार माने
कि हमें निमित्त बनाया कि उसको हम मदद कर पाए। ये भी मैं मानती हूँ एक बड़ी बात है। कोई हमारे पास आता है तो डेफिनेटली उसको जरूरत होगी तो ही आएगा, Correct. सभी लोग तो आते नहीं है। तो एक हमारी तरफ से भी एक ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आ रहा है तो उसको परफेक्टली जवाब मिले, उसको क्या काम है, वो काम कैसे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी को नॉर्मली राशन कार्ड का काम है तो हमारी ऑफिस पे आता है तो उनको प्रॉपर वे दिखाया जाता है कि आप मामलादार कचहरी जाए, इनसे मिले। हमारी ऑफिस से वहां पे फोन हो जाता है कि ये आ रहे हैं, आप इनको मदद कर दे। तो वो एक छोटे छोटे काम होते हैं तो हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसे काम होते हैं कि जो पॉलिसी मैटर होते हैं कि हम चाहते हैं हमें करना है लेकिन हम नहीं कर पाते, तो मन में एक वो रहता है कि करना था लेकिन क्या करें, नहीं कर पा रहे। तो लेकिन जैसे ही मैंने पहले मतलब मेरा नेचर पहले से बहुत, मैं बहुत ही घर से बाहर कम निकली हूँ, मैं कम बोलती थी, पहले से ही नेचर मेरा ऐसा रहा है। लेकिन अभी भी एक मेरा बेस्ट पार्ट मैं खुद को गॉड से गिफ्ट मिला है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मुझे मन से ऐसा है कि मुझे आज खुश रहना है, मैं खुश रह लेती हूँ, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो। बीच में से मैं अपने लिए मेडिटेशन के लिए जब गुस्सा आता है कि होता है कभी, क्योंकि हर टाइम सिचुएशन सेम नहीं रहती, हर टाइम आप हैप्पी हैप्पी नहीं रह सकते। करेक्ट, नर्वस है, इमोशंस हैं, इमोशन से वो बाहर आती है। Correct. तो उस टाइम पे मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, बिल्कुल भी बात नहीं करती किसी से भी, एकदम अकेली रहती हूँ, अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, और इसमें मेरा रोल क्या रहेगा। तो मैं उसमें ही मुझे ज्यादातर अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन मुझे मिल जाते हैं, और जिसके सॉल्यूशन मेरे हाथ में ही नहीं है तो मैं उस पर छोड़ देती हूँ। मतलब थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड थिंग्स यू कांट कंट्रोल, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यस, करेक्ट। सो मैं भी ट्राई तो करती हूँ, बट मेरा नेचर, आई एम वेरी बबली, तो इमोशंस भी दिख ही जाते हैं, तो वो कंट्रोल, आई थिंक इवन आई विल ट्राई मेडिटेशन में भी कि कहीं इमोशंस का कंट्रोल बैठे। एंड मोर सो आई वांट यू टू नो मोर अबाउट व्हाट यू लाइक टू डू इन योर पर्सनल लाइफ। आप अपने पर्सनल लाइफ में ज्यादा क्या करती हैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? व्हाट मेक्स यू हैप्पी? एक्चुअली पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहाँ पर दिन में अगर आपको 50 लोग भी मिल रहे हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नीडफुल होते हैं, उनको जरूरत होती है, उनको हेल्प करने से उनकी जिंदगी संवर जाती है। हमारे लिए वो छोटा काम होता है लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर होता है। तो जब मेरे हाथ से ऐसे काम होते हैं वो मैं देखती हूँ कि नहीं, जो भी था आज ये 2 काम, तो वो क्या एक खुशी होती है कि नहीं आज मैंने इसको हेल्प किया। वो अंदर से एक आवाज आती है, यस मैंने इसके लिए मैंने अच्छा स्टैंड लिया, मैंने इसके लिए कुछ कर पाई, मैं इसको हैप्पी कर पाई, उसकी वजह से उनके परिवार में अच्छा हो गया, तो वो एक खुशी देती है। पॉलिटिक्स के अलावा ऐसे मतलब जब भी टाइम मिलता है, मैंने पहले भी इस बारे में बात करी, मैं मेरे बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा कैसे टाइम स्पेंड कर पाऊँ, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं उसके साथ क्रिकेट खेलना हो, उसके साथ ड्राइंग करना हो। एक्चुअल मैं आपको बताऊं, मैं जब वो कुकिंग करती हूँ तो मेरे साथ खड़ा रहता है, तो मेरे साथ खड़े रहते रहते उसने भी थोड़ा बहुत मतलब समझो आप, मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि वो राइस को फ्राई कर लेता है, वो मैगी बना लेता है, वो मैंगो शेक बना लेता है। वो मुझे भी सरप्राइज कर दिया है कि मेरे साथ रह रहे कि वो भी थोड़ा बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इस बात से मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा कभी भी अकेला भी रहेगा तो वो कर लेगा, भूखा तो नहीं रहेगा, तो वो एक खुशी होती है। लेकिन वो साथ में रहता है, साथ में हम करते हैं, तो वो थिंग मेरे लिए सबसे बड़ी है। Very nice. So, starting with something fun. In your political journey, you achieved a lot of things. आपने बहुत कुछ अचीव किया है, पर एक फन चीज जो की थी that you won your MLA cricket cup. तो you were with a lot of female MLAs, आपकी टीम में बहुत लोग थे, you won your cup. तो कैसा था? It's a different sports and politics mix होना is a different experience. आपकी टीम में कौन कौन था? नहीं, एक्चुअली सरप्राइजिंग था। कुछ भी नया होता है तो मुझे हमेशा ऐसा होता है कि मैं ये करूं,
तो जब क्रिकेट की बात हुई तो मैं और मेरे साथी एमएलए जो एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, निमिषा बेंसुदा, तो बाकी सब से हम दोनों का एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा ही था कि नहीं खेलना ही है। फिर सबको रेडी किया कि चलो खेलते हैं, मजा आएगा ये वो। तो 2 टीम बनाई, एक उनकी टीम बनी, एक हमारी टीम बनी। मैंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है प्रिंस के साथ मैं खेलती हूँ घर पे, वो नॉर्मली वो ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतना अच्छा खेलूंगी वो मुझे मेरे लिए भी एक्चुअली सरप्राइजिंग था। तो खेला सब टीम ने साथ में मिलके, जीते भी, फिर मैन ऑफ द वुमेन भी जीता। तो वो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो कुछ अलग था, नया था। आई डोंट थिंक ये पहले कभी हुआ भी था। ये अब का आई थिंक आपका जब से नया टर्म है तब से हुआ है शुरू। यस। एंड इसी को आगे लेते हुए आपके लिए गांधीधाम में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कॉर्पोरेशन बन रहा है, क्या माहौल है? बहुत ही खुश हूँ एक्चुअली, क्योंकि एक रहता है ना कि कोई ड्रीम आप गोल डिसाइड करो कि आपको ये करना है, और वो गोल जब फुलफिल होते जाए तो वो खुशी अलग ही होती है। जब 2017 में एमएलए का टिकट मिला, चुनाव लड़ना हुआ, तब 3-4 मुद्दे गांधीधाम के लिए कि क्या होना चाहिए गांधीधाम के लिए, तो वो मुद्दे मैंने सॉर्ट आउट करके वो डिक्लेयर किए थे कि मैं गांधीधाम में कैसे कॉरपोरेशन बने, उसके लिए भी मैं मेहनत करूंगी। मैं गांधीधाम में सिटी सर्वे कचहरी आए, उसके लिए मेहनत करूंगी। मैं गांधीधाम की हमारी रामबाग हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने, उसके लिए भी मेहनत करूंगी। तो आज मैं इस चीज के लिए मैं खुश हूँ कि जो 2017 में जो मुद्दों पे मैंने बात की रही थी, जो मुद्दों के साथ मैं लोगों के बीच गई थी कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ये काम करूंगी, आज वो मुद्दे 1 by 1 फुलफिल होते गए। आज हम देख पा रहे गांधीधाम कॉरपोरेशन बन गया, क्योंकि बहुत ही बड़ी मेहनत थी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि गांधीधाम हमारा आज़ादी के उसके बाद बना शहर है, मतलब बोल सकते हैं कि यंग शहर है। और यंग शहर में लोगों के सहयोग से आज वो कॉरपोरेशन बन पाया। मैं आने वाले समय में कॉरपोरेशन बन गया, बहुत सारे लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि अभी सब ऐसे फटाफट होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो दिखने में वो टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं लोगों से कि मैम अभी तो कॉरपोरेशन हो गया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभी बताना चाहूँगी अभी सिस्टम में बन रही है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का काम होना और कॉरपोरेशन का वो पूरा काम होना, दोनों थिंग्स बहुत बड़ी अलग है। यहाँ पे जो स्टाफ था वो उनको भी नई चीजें समझने में, उनको भी नए रूल्स नए नियम सब फॉलो करने में वो भी सब समझ रहे कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कॉरपोरेशन का काम एक बार अच्छे से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तो बॉडी भी नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन होने के बाद बॉडी डिसॉल्व हो गई, बॉडी भी नहीं है, तो वो थोड़े बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये सारी दिक्कतें सोल्व होने के बाद 1 by 1 अभी भी हम 150 CR का पूरा आयोजन कॉरपोरेशन ने बनाया है। वो पूरा उसका जो बना है वो दरखास्तें होने जा रही है, वो काम आगे बढ़ रहा है, वो मंजूर होके आएंगे, वो काम ग्राउंड पे दिखेंगे, लेकिन एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस में समय लगता है, उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपके सोशल समाज के माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारा गांधीधाम जो अभी काम हो रहा है, जो पाइपलाइन में है, जो प्रोसेस में है, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन 2-2.5 साल के बाद एज अ प्रॉपर आपको वो काम दिखेगा। एंड दूसरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक, मतलब हमारे जो अभी काम इन प्रोग्रेस है, बहुत सारे काम हमारे इन प्रोग्रेस है। फॉर एग्जांपल हमारा जो अभी रेडिसन वाला ब्रिज बन रहा है, ये सबको कितना टाइम लगेगा, मतलब हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू लाइक गो थ्रू दिस? नहीं, ये हम सबको पता है कि गांधीधाम एक बिजनेस हब है। करेक्ट। अंजार, मेघपर, यहाँ से आदिपुर से हर रोज के बहुत लोग गांधीधाम काम करने आते हैं। करेक्ट। तो वो एक मेन वे है आने जाने के लिए। यस। वहाँ से हमेशा से ट्रैफिक की समस्या रहती है, क्योंकि
हर आधे घंटे पे रेल के गुजरने के कारण वहाँ फाटक बंद रहता था, लोगों को 15-15, 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है, ट्रैफिक रहता है, निकलने में टाइम लगता है, किसी को कहीं पहुँचना है तो उसमें उनका समय जाता था। करेक्ट। लेकिन जब ब्रिज का काम शुरू हुआ है, उनमें कुछ बीएसएफ की ज़मीन एक्वायर का वो कुछ दिक्कतें आ रही थी, वो प्रोसेस है। प्रोसेस में वो फुलफिल हो जाएँगे, लेकिन उसका काम नहीं अटकेगा। करेक्ट। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो काम चल रहा है, वो बहुत ही कम समय में ये ब्रिज का काम पूर्ण होगा और हज़ारों लोग इसका उपयोग कर पाएँगे। उनकी रोज़िंदा समय में जो समय वहाँ पे उनको वेस्ट 15-20 करना मिनट पड़ता वेस्ट था, करना पड़ा। वो बचा पाएँगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक मैं भी उनमें से एक ही हूँ जो मैं यस, अंजार से रोज गांधीधाम ऑफिस आती हूँ, डेफिनिटली। तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क वहाँ 15 मिनट वेट करना। 2 गाड़ियाँ गुजरेंगी, कभी-कभी 3 भी गुजरती हैं, तो बहुत समय वहाँ निकल जाता है। सो आई थिंक हाँ, बस दैट। यही है, एक बार जो बन जाएगा, अभी दिक्कत हो रही है, मैं एडमिट करती हूँ। जैसे हम अपने घर में रेनोवेशन का काम करते हैं, करेक्ट। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, अब एवरीथिंग प्रॉपर नहीं होता है। तो ये समझ के आप चलिए कि हमारे शहर का रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन ये जब हो जाएगा, जी। क्योंकि अभी गांधीधाम में मैं आपको बताऊं कि 68 सीआर पे पूरे गांधीधाम आदिपुर का ड्रेनेज का काम चालू है। 116 करोड़ के खर्च पे पूरे गांधीधाम में जल से नल योजना अंतर्गत पानी की लाइन का काम चालू है। 250 करोड़ से ज्यादा का रकम, अभी हमारा पूरा गांधीधाम पहला ऐसा सिटी बनेगा जो अंडर केबलिंग बनेगा। हमारा वाह। पीजीवीसीएल का कंज्यूमर तक, वो जो भी केबल बाहर दिख रहे हैं वो कंज्यूमर तक अंडर केबलिंग होगा 100%। आप सोचिए कितना बड़ा काम है। तो वो भी काम होगा, तो उसके लिए भी खोद काम होगा, उसके लिए भी काम लगेगा। रोड रास्ता जो भी है, तो वो कहीं जरूर नहीं पड़ेगी तो नहीं तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं जरूर पड़े तो उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो आप समझिए कि ऑल ओवर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी सिटी में चल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा ये लग रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है, खड़े हैं, यहाँ पे ये लाइन बंद है, कुछ बंद नहीं है, यहाँ चालू पे है। ये खोद काम चल रहा है, तो वो मैसअप लग रहा है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ये सब काम हो जाएंगे ना, इसके बाद हमारा गांधीधाम जो लोगों की अपेक्षा है, एक सुंदर गांधीधाम बने। मेरी एक वही है कि एज एमएलए रोड लाइट वाटर पानी वो एक नेचुरल नॉर्मल है, वो चलता रहता नगर है। पालिका में लेकिन चलता ही ऐसे रहेगा। बड़े प्रोजेक्ट क्या हो जो लोगों को हमेशा याद रहे, तो ये सारे प्रोजेक्ट उन्हीं में से। जैसे पीजीवीसीएल का मैं आपको बताना चाहूंगी, जब बिपरजॉय आया हमारे यहाँ, हमारे नाना मंत्री श्री कन्हूभाई देसाई जी, वो गांधीधाम विजिट में आए। हम ऐसे ही बैठे थे और ऐसे ही हमारी बात हुई कि सर एवरी 3 ईयर पे हमारे यहाँ दरिया बाजू में होने के कारण एवरी 3 साल पे कोई ना कोई साइक्लोन का होता है। फिर सब खंबे गिरते हैं, फिर सब खड़ा करना पड़ता है, लोगों को हटाना पड़ता है, तो हमें अंडर केबलिंग कर दीजिए। मैं उनका रियली बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय कन्हूभाई जी का, हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जी का। उन्होंने बहुत ही स्पीडली, जैसे ये बात हुई 2 महीने के अंदर अंदर 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया। अभी अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री का भुज जब वो आए, उनके कर कमलों द्वारा उनका खातमुहूर्त भी किया गया, वो काम भी चालू हो गया। लेकिन एक कहते हैं ना कि ये काम सब हो जाएंगे ना, उनका रिजल्ट आपको 2-3 साल बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। See, I am here sitting on the perspective of everybody, right? तो मेरे भी वही सवाल हैं जो बाकी लोगों के हैं। तो बस उसी पर्सपेक्टिव से ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि अगर ये है नहीं है कैसा, तो बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल है, सब तो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 2-3 कॉमन क्वेश्चन थे कि ब्रिज बन रहा है, ये हो रहा है, आई थिंक वो कवर करने थोड़े जरूरी थे, सो दैट वी ऑल्सो नो कि कहाँ तक क्या बात चालू है, क्या नहीं है। आपने बिपरजॉय की बात की, तो आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल, जब हम सब घर पे छुप रहे थे कि कैसे बचेंगे इस साइक्लोन से, यू आर आउट इन द साइक्लोन फाइटिंग इट इन द फ्रंट। तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे तब, क्या था वातावरण बाहर का? नहीं, जो बिपरजॉय हमने सबने देखा, जो परिस्थितियां का निर्माण हुआ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बनाई, मैं सीरियसली
मैं देख के, क्योंकि मैं खुद उसका पार्ट थी उन व्यवस्थाओं का, मैं देख रही थी। दो हमारे मंत्री श्री आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, दोनों कंटिन्यू यहाँ रहे। क्या दिक्कतें आ सकती है, उनका सॉल्यूशन बिपरजॉय आने से पहले ही उन्होंने सॉल्यूशन निकाल के, जैसे पता ही था कि बिजली के खंभे गिरने वाले हैं, तो बिपरजॉय आने से 2 दिन पहले ही सब गांव में बिजली के नए वायर, नए खंभे वहां पहुंच गए थे। जैसे ही बिपरजॉय गया, इंस्टेंटली काम शुरू हो गया। सिर्फ 3 दिन में, इतने बड़े साइक्लोन के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर हमारी लाइट चालू हो गई। ये मैं मानती हूँ, और वो भी 0 कैजुअलिटी के साथ, कोई भी नुकसान नहीं। ये मतलब मैं मानती हूँ बहुत ही बहुत बढ़िया। बड़ा काम था। हमारे Absolutely. केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने भी कच्छ का विजिट किया था। जी। वो आज भी बात करते हैं कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने काम किया था वो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के साथ क्या Absolutely. दिक्कतें आ सकती है, और उनका सॉल्यूशन वो साइक्लोन आने से पहले ही ला करके उन्होंने रख दिया था। आई मीन मतलब फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम बॉम्बे जैसे बड़े शहर को भी इतना टाइम लगता है किसी साइक्लोन से या किसी बड़ी घटना से बाहर, फ्लड से बाहर आने में टाइम लगता है, एंड ये हर साल होता ही है, वो भी दरिया किनारा। बट जिस स्पीड से यहाँ गांधीधाम में, इवन दो इट्स अ स्मॉलर सिटी, बहुत स्पीड से काम हुआ, एवरीथिंग वाज इन प्लेस, एवरीथिंग वाज बैक एंड आई थिंक 2-3 दिन में तो सब वापस ऑफिस आने लगे थे, पीपल वर बैक टू नॉर्मल हो गया था, सब नॉर्मल हो गया था। तो वो आई थिंक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि लोग, वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके विदाउट एनी फियर। कोई डर नहीं था कि नहीं अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सिमिलरली अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वी आर राइट एट द बॉर्डर एंड ब्लैकआउट्स थे, बहुत कुछ था। आई थिंक वन थिंग आई वुड अप्रिशिएट इज कि द होल कम्युनिटी, गांधीधाम एज अ कम्युनिटी वाज एक साथ जुट होके ब्लैकआउट में सबने साथ दिया, सबने सपोर्ट किया। यस तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये ऑपरेशन सिंदूर मतलब कह सकते हैं एक ऐसी घटना ना, वो 22 अप्रैल की घटना हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। स्पेशली जिस जनरेशन हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो घूमने गए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने गए, उनको टारगेट किया गया ऑन बिहाफ धर्म के आधार पर। वो मतलब कह सकते हैं कि वो लास्ट से लास्ट वर्ष बोल सकते हैं ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ। लेकिन उसमें जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने हमारी तीनों सेनाओं, हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, सबने साथ मिलके जो जवाब दिया, और नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि एक वीडियो हम सभी ने देखा कि जैसे एक महिला के हस्बैंड को मारा गया, तो वो महिला वीडियो में बता रही है कि मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो, क्यों मुझे जिंदा रख रहे हो। तो बता रहे कि आप जाके अपने मोदी जी को बताओ जी, हम आपको नहीं मारेंगे, आप जाके उनको बताओ। एक मतलब ऐसी परिस्थिति, मतलब हम आज भी देखते तो मतलब वो एक अलग ही मतलब वो हो जाता है। तो उस परिस्थिति में उन महिलाओं को मतलब जो उनके परिवार के गए वो वापस नहीं आ सकते, हम मानते हैं, लेकिन उनको न्याय दिलाने के लिए उनका नाम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, कि भले आपने बताया कि आप जाके मोदी जी को बताओ, तो मोदी जी ने बता दिया 6 तारीख की रात को, हमारी सेनाओं ने बता दिया। आप मान के चले हमारी सेनाएं कितनी मजबूत है। हमारी तीनों सेनाओं ने पूरा आयोजन करा, मोदी जी ने पूरा सरकार और सेनाओं ने साथ मिलके उन्होंने घर में घुस के मारा, वहां मारा जहां आतंकियों के कैंप थे। करेक्ट। उन्होंने कोई पब्लिकली कोई कैजुअलिटी नहीं था पब्लिक में। यस, उन्होंने जो हमारे साथ किया, हमने वो उनके साथ नहीं किया। हमने उनको 9 जगहों को डिस्ट्रॉय किया, हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने, जहां आतंकवादी पल रहे थे। और उनके बाद पूरे, फिर मैं ये मानती हूँ कि ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, और ना ही ये मैसेज सिर्फ इंडिया लोगों को बताने के लिए, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए है कि हमारा भारत वो इस तरह की प्रवृत्तियों को कभी भी नहीं चलाएगा, और हम टॉलरेट ही नहीं करेंगे। हम आभारी हैं हमारे देश के नेतृत्व का, हमारी सेनाओं का, हमारी मजबूत सेनाओं का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। एक ऐसे नेतृत्व हमारे पास है कि आज एक एक व्यक्ति गर्व से कह सकता है कि हम भारतीय हैं
और हमारे पास ऐसी सेना है जी। कि हम किसी का भी इस प्रकार का कोई भी बर्ताव हम उसको चला नहीं लेंगे। करेक्ट। एंड आई थिंक वो एट दिस पॉइंट बहुत जरूरी भी था कि जवाब देना। एंड इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड नॉट जस्ट कि जवाब दिया, पर जब उनके ड्रोन अटैक्स वगैरह भी हुए, आई डोंट थिंक हमारे यहाँ एक भी कैजुअलिटी हुई है। वी हैव बीन बिल्कुल नहीं, प्रोटेक्टेड। मतलब उन्होंने इतने सारे ड्रोन्स भेजे, हम तो कच्छ की बॉर्डर से, हमें तो मतलब वो सिचुएशन की अभी यहाँ से आया, अभी वहां से आया, करेक्ट। मैसेज मिल रहा था, लेकिन बेस्ट पार्ट कि लोगों को भरोसा था कि किसी को कुछ भी नहीं होगा। एब्सोल्युटली। ये ये भरोसा बहुत था। बड़ी बात है कि आई थिंक कहीं किसी को कुछ नहीं लगा तो दूर की बात है, शायद आवाज भी नहीं आई है और सब कुछ शांति से हो शांति गया से है। हो गया। वो बहुत बड़ी बात है। हमारी सेनाएं बहुत ही मजबूत है करेक्ट। एंड आई थिंक वी और आर वेरी मैं प्राउड। बहुत ही उनका आभार व्यक्त करती हूँ। एब्सोल्युटली। मैं भी आई थिंक बाय दिस मीडियम आई वुड रियली लाइक टू थैंक हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारे आर्म फोर्सेस की लीडर्स को, जो हमारा इतना साथ देते हैं, जिनकी वजह से हम इतने सेफ और सिक्योर्ड फील करते हैं। तो दैट वाज मोर और लेस अबाउट इट। बट आपका क्या कहना है? टुमारो इफ यू थिंक कि प्रिंस बोलेगा कि मुझे मिलिट्री ज्वाइन करना है, तो विल यू सपोर्ट हिम? मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई और मैं बता रही हूँ, प्रिंस जब छोटा, अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन जब छोटा था 2-3 साल का, तो वो वीडियोस देखता था, तो उसकी एक ही बात रहती है कि बड़ा होके क्या करेगा, मम्मा मैं आर्मी में जाऊंगा। तो मैं एज अ मदर, अगर वो जाना चाहेगा तो मैं उसे खुशी खुशी भेजूंगी, क्योंकि जितने भी अगर बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के पति हैं। उनकी फैमिली को मैं सैल्यूट करती हूँ। और अगर सभी माँ ऐसा सोचे कि नहीं मेरा बेटा कैसे, तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं बहुत ही अगर खुश होंगी अगर मेरा बेटा मिलिट्री में जाए, आर्मी ज्वाइन करे या कोई भी सेना ज्वाइन करे, देश के लिए कुछ करे, तो मेरे लिए बहुत 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 ही गर्व की बात होगी। एब्सोल्युटली। मतलब एक कॉमन नोशन है कि पेरेंट्स का इस जनरेशन में शायद कितने ही बच्चे आगे आर्म फोर्सेस में जाएंगे। बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड कि एनडीए में आज जितने लड़के जा रहे हैं उतनी लड़कियां भी जा रही हैं। आज बहुत सारी बिल्कुल। लड़कियां भी हमारे आर्म फोर्सेस में। आपको ऋषि मैम का भी वीडियो देखो, शी वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब Yes. ऑपरेशन सिंदूर का एक ये भी फ्रंट था कि विमेन वर लीडिंग इट। लड़िंग किया है। तो और ये हमारे देश के लिए और भी ज्यादा गौरव की बात थी। एब्सोल्युटली। वहाँ मतलब कोई जो डरे हुए आतंकवादी थे, लेडीज की क्या वैल्यू है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट यहाँ पे एज ऑफ टुडे विमेन आर सो प्राउड कि वहाँ पे जो आर्म फोर्सेस में भी हमारी जो लेडीज है वो लीड कर रही हैं। वो लीड कर रही है। करेक्ट। और उनको देख के बहुत सारी और भी लड़कियों को मुझे लगता है प्रेरणा भी मिलती है, करेक्ट। जो सोचती है कि मुझे कुछ करना है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक व्यवस्थाओं की वजह से, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से कहीं ना कहीं वो मन में कहीं अटक जाती होंगी, लेकिन जब ऐसी लीडर्स को देखती होंगी तो डेफिनेटली उनमें भी प्रेरणा बढ़ती होगी। एब्सोल्युटली। आपका क्या कहना है? यू आर ऑल्सो लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू आर अ लेडी। आपका बाकी लड़कियों से, आज की लड़कियों से क्या कहना है? मैं डेफिनेटली यही करूंगी, जो भी करो, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स ही करो, बिजनेस ही करो। आप देखो अभी हमारी महिलाएं खेती करके भी लाखों कमा रही है। एब्सोल्युटली। आज हमारी महिलाएं पशुपालन का बिजनेस करके भी लाखों कमा रही है। तो ये नहीं है कि आप बिजनेस ही करो, आप सूट वूट पहन के आप ऑफिस ही जाओ, आप कुछ भी करें अपने आप। कितनी सारी मैं ऐसी महिला को भी जानती हूँ जो घर पे बैठ के पापड़ बना करके भी अपने परिवार को मदद कर रही है। तो मैं डेफिनेटली इस चीज को तो मानती हूँ, कुछ भी करो लेकिन कुछ तो करो। क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सबका एक अलग अलग गोल होता है, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है, सबकी पारिवारिक व्यवस्थाएं अलग होती है, लेकिन कुछ ना करने से कुछ तो करो अपने लिए। हर चीज ऐसा नहीं होता है। मैं कई भी ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ कि ठीक है फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा है, अच्छे खासे कमा रहे हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। आप हर एक चीज पैसे के लिए मत करो, खुद के लिए भी कुछ करो कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, करेक्ट करेक्ट। मेरी आइडेंटिटी ये है। तो मैं मानती हूँ, मैं सभी लड़कियों से, सभी महिलाओं से विनती करती हूँ कि आप आगे आए,
परिवार का सपोर्ट ले, क्योंकि विदाउट परिवार सपोर्ट आप नहीं कर पाओगे, ये भी एक फैक्ट है। अगर आप परिवार के विरोध जाके करोगे तो आप कभी सफल नहीं होगे। अगर परिवार का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली परिवार सपोर्ट भी करेगा, आप सफल भी होगे और आप अपने परिवार को मदद भी कर पाएंगे। Correct, absolutely. And coming to a very niche conversation, हमारा we come from a scheduled caste community. We are on the lower wing of Yes. society, right? तो यहाँ पे तो not just औरतें, I think हमारे पूरी कम्युनिटी को अभी भी अपलिफ्टमेंट की कहीं बहुत ज़रूरत है। गांधीधाम है, मुंद्रा है, बहुत सारे बैकवर्ड गांव, इवन कच्छ के आज भी हैं जहाँ शायद किसी के पास मोबाइल फोन होगा, बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, बट ग्रोथ, डेवलपमेंट, पढ़ाई, ये सब इज स्टिल लैकिंग। एंड नॉट बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल, अब अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं, करना नहीं है। तो आपको वहाँ क्या opinion है? वही मैं बताऊं कि समाज को भी आगे आना चाहिए। जिस परिस्थितियों में आज मैं हमेशा से बताती हूँ कि जो सपना आप अपने बेटे के लिए देखते हो कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बड़ा करे, तो आप वही सपना अपनी बेटे के लिए भी देखें। क्योंकि जब तक समाज बेटी और बेटे दोनों के लिए सोचना नहीं शुरू करेगा, तब तक आप जो कह रहे हैं कि वो लैक ऑफ पॉइंट आएगा ही। आपको समाज को आगे लाना है, क्योंकि महिलाएं तो दो दो परिवार को आगे लाती है। एक घर में अगर एक एजुकेटेड महिला आ गई ना, तो मैं मानती हूँ उसका पूरा परिवार उस पे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसके बच्चे होंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएगी, तो वो माहौल पूरा होगा। तो बहुत ही जरूरी है बच्चों को, बेटियों को पढ़ाना। और अभी तो मैं ये देख पा रही हूँ कि पहले से बहुत बेहतर, पूरा बेहतर नहीं लेकिन कुछ बेहतर की ओर हमारा समाज जा रहा है, तो वो कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि सबका सहयोग मिलेगा। जहाँ पर भी हमें ऐसे दिखे कि इस परिवार में बेटियों को अभी भी पढ़ाने के लिए या उनको झिझक है, तो मैं मानती हूँ कि ऐसा सोशली हमें उनको समझाना चाहिए। जिसके भी अगर मेरे आसपास, मेरे माहौल में कहीं मुझे ऐसा दिखे, तो वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसको समझा पाऊँ। अगर आप जहाँ रह रही हैं, आपके आसपास के माहौल में आपको ऐसा कुछ दिखे, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे सभी के घर तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो जिम्मेदारी उनके आसपास के लोगों की मेरे हिसाब से ज्यादा बनती है। तो सब ऐसे मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम इस चीज को भी कि सभी एजुकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, तो मैं मानती हूँ कि सभी समस्याओं का समाधान वो एजुकेशन है। करेक्ट। तो डेफिनेटली सारी चीजें अपने आप वो आगे बढ़ेंगी। समझी। कमिंग टू अ लिटिल मोर नीश, पाई समाज जी गाल करी હતી। दीदी आगे कोण लगे तो कि पाई समाज के આગળ વધેલા કોરો કહેણું ખપે, એકજૂટ થેલા કોર કહેણું ખપે? કોઈ પણ સમાજ के આગળ અચણું હોય, સૌથી પહેલે તો ને કે હેકડે મન જાચનું ખપે કે હેકડે મન તો જ્યાં સુધી અહીં નહીં અચો તો અહીં જે કરેલા મંગાવતા કે મુજા व्यूज अलग है तो जा व्यूज अलग है, विषय हेकड़ो है, पर उनके कम कहणुं तो प्रोसेस वे तो जी अलग है, मुझे अलग है। पण आवड़ मनियाती कि जो सामाजिक विचार करीबो कहते लेट गो मुके कहणुं खपे, कहते लेट गो तोके कहणुं खपे, पण मेडी के भेगो थई समाज जे हितला करो है उन जो विचार करे पाए समाज जो युवा की एजुकेशन वधारे थी पाए समाज में कोला कोई आईएएस आईपीएस बनी ने ना छे एनला करे पाके कोर कहणुं खपे। समाज के पहले पांच समाज में एड़ो ना को छोकरा होशियार नहीं आज पानेरियो के ज्या पहली जी परिस्थिति अड़ी भी को सपोर्ट ना मिल दो वो तो छोकरा छोकरी डॉक्टर इंजीनियर ना बनी सकता वा कि पहला जी परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति पण अड़ी भी आज गवर्नमेंट जी योजना जो लाभ गने एवरी ईयर खाली पा कच्छ जी गाल कही ना इवन पाई मैसूरी समाज जी गाल करी तो दर वर्षे 2 થી 12 छोकरा छोकरी डॉक्टर बनी ना चाहता, इंजीनियर बनी ना चाहता, એટલે હોશિયાર તો અહીં જ उन्हीं के जरूरियात ते परफेक्ट स्टेज देने जी वो समाज जे वडीला जी उन्हीं जी
जवाबदारी है, पामड़ी जी जवाबदारी, मां मेरी इवन जवाबदारी इवन मुझे भी जवाबदारी है। पामड़ी के साथे मिली ने समाज के एकड़े इन दिशा में गिनी वञणु खपे जेते समाज एकड़े मंच ते अचे अने समाज एकड़े ॿिए खे उपयोगी की थई सके। 100% मूंखे लॻे थो अगर पा मुंहिंजो कोरो ई छॾे अने समाज जो हित करे में ई वीचारीबो तो डेफिनेटली समाज गत सारी दिशा में आगे अचे सके तो। 100% मतलब इफ यू आस्क मी आई ऑल्सो अग्री कंप्लीटली कि आई थिंक पाके मुझो छॾे ने समाज के पहले Yes. रखे जी गत जरूर है क्योंकि ऐं जहिड़ी चयो भणियल गणियल आई इंग्लिश स्पीकिंग आई ॿार आउटगोइंग आई पाए बच्चा हाणे कमु करिया था आगळ मणे सम्झा था ॿिन्ही खे हिकिड़ी जॻह भेगो करे जी थिए जी ने हिकिड़ी कोशिश करे जी ज़रूर है कि पाण पंहिंजे समाज के आगळ रखियूं सोच वीचार के हुन डायरेक्शन में खणी वञे जी ज़रूर है। बिल्कुल। Then, last but not the least, we have not mentioned this topic, but how did you meet your husband? How did you fall in love? What was the whole process? नहीं, एक्चुअली हस्बैंड के साथ कैसा है कि पहले ऐसा होता था कि फई के पीछे भतीजी जाती है, तो मेरा भी ऐसा ही है। जी मेरे मेरे जो सासू माँ है वो मेरे सगे फई है, उनके ही बेटे थे, तो बचपन से ही पता था कि यही होने वाला है। तो अच्छा। मतलब एक ऐसा है, लेकिन मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनके। किशोर मतलब वो मेरी सपोर्ट सिस्टम है। जहाँ मैं अटकती हूँ वहीं से वो मुझे आगे बढ़ने के लिए वो मतलब पुशअप करते हैं मुझे कि मैं मतलब होता है कि अरे यार ये मैं कैसे करूँगी, तो कुछ भी कर सकती है। सीधा उनका एक मतलब एक पॉजिटिविटी जो बोलते हैं, जब वो आसपास रहते हैं तो इतनी पॉजिटिविटी रहती है। वो हमेशा मैं कहीं अटकूं नहीं, मैं कहीं थकूं नहीं, मैं इतना सपोर्ट है कि मैंने पहले बताया कि विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे इनका इतना सपोर्ट है कि अगर कोई टेंशन वाली बात होगी तो वो मुझे बताते भी नहीं है कि नहीं ये बाहर का सब कर रही है, वो फैमिली का कुछ हो गया, कोई फंक्शन करना है या कहीं आना है, कोई मतलब सब कुछ रहता है वो खुद कर लेते हैं, मुझ तक आने नहीं देते। तो मतलब एक ऐसा रहता है कि हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल उस हिसाब का है कि कहीं वो मुझे समझा लेते हैं, कहीं मैं उनको समझा लेती हूँ, लेकिन दोनों समझ के एक दूसरे को हम आगे बढ़ते रहते हैं। Absolutely. And anything you want to close with? What do you want to close for the audience? नहीं, फर्स्ट तो थैंक यू रुचिरा के लिए, थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया अपने मन की बात कहने का। और सभी से यही विनती करती हूँ कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से हम आगे बढ़े, जो भी कर रहे हैं उनको आप अपनी फैमिली को बिल्कुल साथ रखिए, क्योंकि मैं डेफिनेटली मानती हूँ विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते। जितना फैमिली को, कई लड़कियों को मैंने देखा है कि नहीं मुझे घर पे नहीं बता के करूँगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उनको कन्विंस करिए। मैं मानती हूँ कन्विंस करके करेंगे तो जो काम आप कर रहे हैं उनको आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। And I would really like to thank you and close this podcast here. But बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. So thank you so much for your time, ma'am. थैंक यू रुचिरा, थैंक यू सो मच। आप भी हम बहुत टाइम से मुझसे मिलने के लिए, घर की बात थी लेकिन मिलने में के लिए फिर भी इतना टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। No, absolutely. Yes. ठीक है.